एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारा हिस्ट्री एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बात करूँगा 21 से लेके 50 नंबर तक। ठीक है, 21 से लेके 50 तक के मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इसी में बताऊँगा। ठीक है, और देखिए पिछली वीडियो में शायद वॉइस थोड़ी ख़राब थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो इसलिए ऐसा हुआ था बिकॉज़ आप कह लीजिए तो मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं था, प्लस मैंने माइक मुंह के पास थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाद में जो एयर की वॉइस थी ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, नॉइज़ आ रही थी। तो इस बार मैंने थोड़ा ध्यान रखा है और मैं थोड़ा धीमे भी बोलूँगा, जिससे एयर की नॉइज़ थोड़ा कम आए, और साथ ही साथ थोड़ा ठीक ठाक मैंने उसे मतलब अपने तरीके से रख लिया है, जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो। और देखिए बाहर से जो नॉइज़ आती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया। ठीक है, अब जैसे बाहर कुछ काम चल रहा है तो थोड़ी खटर पटर होती रहेगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ आप समझिएगा कि देखिए बाहर का काम मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अब हमारा सिर्फ एमसीक्यूज़ का पार्ट चल रहा है। लगभग थ्योरेटिकल में सब करा चुका हूँ और अब सिर्फ एमसीक्यूज़ के पार्ट चल रहे हैं। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक चलेगा। 30 क्वेश्चन मैं इसके अंदर बताऊंगा, जो भी थोड़ी बहुत डिटेल होगी इसके बारे में वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो डिटेल ज़रूरी नहीं होगी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा जो क्वेश्चन है 21। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन कह रहा है कि बरीद अ ममलिक। ठीक है, बरीद ए ममलिक, आप इसे ऐसे मत समझिए कि कोई आदमी है या किसी को उपाधि दी गई, ये एक डिपार्टमेंट था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ये एक डिपार्टमेंट बनाया था और इसका काम क्या था? ठीक है, ये किस चीज़ से डील करता था? ये करता था इंटेलिजेंस। जैसे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे इंडिया में, ऐसे ही उस टाइम पे ये इंटेलिजेंस की तरह काम करता था। मतलब इसका काम सीधा सीधा ये था, ये जो भी खुफिया बातें होती थी, खुफिया काम हुआ करते थे, वो इसके अंदर आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच मेडिवल बुक वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम कौन थी, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी हुमायूं नामा। वो किसके ऊपर थी? वो थी हुमायूं के ऊपर। और हुमायूं कौन थे? हुमायूं मुगल साम्राज्य के सुल्तान हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है कि मनसबदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर आफ्टर विच विक्ट्री। मनसबदारी सिस्टम एक था, वो शुरुआत की थी अकबर ने। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन एक बनता है कि मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किसने किया? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो वो किया था अकबर ने। दूसरा, वो किस विजय के साथ, मतलब कहाँ पर वो जीते थे जिसके बाद उन्होंने मनसबदारी स्टार्ट किया? तो वो था गुजरात पे जीत जो उनकी हुई थी, उसके बाद उन्होंने मनसबदारी स्टार्ट किया। अब एक जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है कि मनसबदारी सिस्टम है क्या? ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम आपका अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से रैंकिंग सिस्टम है। क्या है? रैंकिंग सिस्टम। देखिए इसमें कैसा होता है कि मतलब जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें पोजीशन और रैंक स्टार्ट कर दी थी उसने, अकबर ने। ठीक है, कि जो ये काम कर रहा है इसकी रैंक, जैसे आईएएस होता है, फिर एसएससी का हमारा कोई, ठीक है, आईएएस हो गया, फिर एसपी हो गया, फिर इंस्पेक्टर हो गया, फिर कांस्टेबल हो गया। तो ऐसे रैंक बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था मनसबदारी सिस्टम के अंदर। उसके बाद देखिए आता है हु अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ हिंदू पद पदसी। ठीक है, हिंदू पद पदसी ये एक पॉलिसी है, जो एक बुक है उसके अंदर से ली गई है, और उस बुक का नाम भी हिंदू पद पदसी है। ठीक है, वो ली थी बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, किसने ली थी? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद 25th क्वेश्चन हम आता है, वाट वाज भंडारवाड़ा। देखिए आप कभी भी आज भी अगर गूगल पर कभी सर्च करेंगे भंडारवाड़ा, तो इसमें ज़्यादातर एरिया वो महाराष्ट्र का दिखाएगा। ठीक है, पर आज उसको भंडारवाड़ा के नाम से नहीं जाना जाता आज के टाइम पे। ठीक है, जो मेडिवल इंडिया था आपका, ठीक है, मुगल के टाइम का और सुल्तानों के टाइम का, उस टाइम पे मराठास के इलाके को, मतलब महाराष्ट्र को भंडारवाड़ा कहते थे। ठीक है, सेकंड आपका आता है कि इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस। देखिए कांग्रेस या सीधे सीधे कहें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था सेकंड राउंड टेबल पे? ठीक है, आपको पता है कि सेकंड राउंड टेबल क्यों होता था? वो चाहते थे कि इंडिया वाले सॉरी, इंडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हाँ,
तो इंडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे ब्रिटिश के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर बैठ के कुछ बात कर रहे हैं और अपना सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, ये उनका एक मोटिव था। तो सेकंड राउंड टेबल जो था, पहले तो आपको ये जानना है कि वो हुआ कब था, ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभार पूछ लिया जाता। तो देखिए 1931, वैसे अगर इसमें एक पूरा टाइम पीरियड देखा जाए तो 1930 से लेकर 1932 तक का पूरा एक राउंड टेबल होता है, कॉन्फ्रेंस बताया गया है, पर मेनली ये 1931 दिसंबर 1931 में हुआ था ये, ठीक है। तो आप इसको एक चीज़ और याद रखनी है कि देखिए इसमें दो रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर पूरे नेशनल की बात करें तो हमारे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को और इंडिया को, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि सेकंड राउंड टेबल में वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है आपका द फेमस बुल सील, जो देखिए बैल का जो एक सील मिला था, सींग नहीं होता, सील मतलब एक मोहर जो थी, ठीक है, एक तरह से कहें तो एक चित्र छोटा सा पत्थर पर गुदा हुआ या मोहर कह सकते हैं, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट विच प्लेस, ठीक है। तो वह कहाँ पर मिला था, ठीक है। अगर देखिए हम जगह की बात करें तो आपका जो फेमस बुल सील था वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। देखिए मोहनजोदाड़ो ना आपका एक तरह से टॉम्ब ऑफ डेड भी कहते हैं उसे, ठीक है, मौत का टीला, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा 7 बार बाढ़ आई थी, 7 बार वो डिस्ट्रॉय हुआ था मोहनजोदाड़ो, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है वो, ठीक है, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिली हैं, आपका ग्रेट बाथ आपका, ठीक है, और बाकी कई सारे आपका जो ग्रीनरी हॉल थे, वो कई सारी चीज़ें जो आपकी यहाँ से मिली हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच प्रोविनेंस मुस्लिम लीग फॉर्म देयर फर्स्ट गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन। देखिए 1940 इलेक्शन जब हुए थे, 46 के 1946 के इलेक्शन, उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने सबसे पहली सरकार किस प्रोविनेंस में बनाई थी, तो वो थी बंगाल प्रोविनेंस में, ठीक है। विच वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए मुगल एम्पायर की हम बात करें तो दिल्ली जो थी वो आपकी मुगल एम्पायर की कैपिटल थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दिल्ली को कैपिटल माना गया था मुगल एम्पायर का। देखिए बाबर थे, बाबर ने क्या करा कि ले आए थे पर लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, तो देखिए जो फाउंडेशन रखी थी वो बाबर ने रखी थी। पर अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में बाबर ने नहीं बनाई थी, ठीक है, बाबर के बाद जो नेक्स्ट आए थे किंग, ठीक है, उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। तो मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि बाबर के बाद दूसरे नंबर पर कौन से ऐसे किंग आए थे जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। ये मैंने मुगल एम्पायर वाली वीडियो में बताया है, आप जाइए उसको देखिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि बाबर के बाद दूसरे सुल्तान कौन थे, ठीक है, वो मुगल एम्पायर कौन थे जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, ठीक है। हु वाज टीपू सुल्तान फादर। देखिए टीपू सुल्तान के फादर कौन थे, तो वो थे हैदर अली साहब, ठीक है। टीपू सुल्तान के फादर कौन थे, हैदर अली साहब। उसके बाद देखिए दीन ए इलाही एक रिलीजन था जो फाउंड किया था किस राजा ने। देखिए दीन ए इलाही एक तो होता दिल्ली इलाही। देखिए दिल्ली इलाही अकबर को कहा जाता था, तो इसलिए उन्होंने दीन ए इलाही नाम का एक कहें तो रिलीजन बनाया, जिसका मतलब था शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड का रिलीजन एक तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए क्या है वो किसने बनाया था, वो अकबर ने बनाया था, ठीक है। अकबर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग मान सकते हैं हम, ठीक है, अकबर महान कहते थे उन्हें। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ तो किया होगा जिस वजह से उन्हें जाना गया, ठीक है। उनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो सारे मुगल एम्पायर में सबसे बेहतर था, ठीक। पर अगर गोल्डन एज की बात करें तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि गोल्डन एज जो मुगल एम्पायर का था वो शाहजहाँ के टाइम का था, वो अकबर के टाइम का नहीं था, अगर हमारे एसएससी के अकॉर्डिंग देखें तो। 32 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच लीडर इज कम टू इंजरीज इन लाठी चार्ज ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन 1920। देखिए अब इसमें एक बनता है कि साइमन कमीशन कब आया था ब्रिटेन से, तो 1928 में, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद साइमन कमीशन के टाइम पे लाठीचार्ज में किसको चोट हुई थी, लाला लाजपत राय। और आपको याद हो एक फेमस इनका नारा भी था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो लाला लाजपत राय थे जिनको लाठियाँ पड़ी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस।
जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी भारत की आज़ादी के लिए वो कब लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी 1857 में, आपको याद होगा, बैरकपुर छावनी से जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इंडियन रूलर कलेक्टेड टैक्सेस लेबल एज चौथ एंड सरदेश मुखी। देखिए जो शिवाजी थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था आपका चौथ और सरदेश मुखी, जो एक टैक्सेस के टाइप थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ वैट होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, फूड टैक्स हो गया आपका, सर्विस टैक्स हो गया आपका, इनकम टैक्स हो गया। ऐसी उस टाइम पे चौथ और सरदेश मुखी स्टार्ट किया था शिवाजी ने अपने मराठा इलाके में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, लगभग आपका 25% जो टैक्स का रेट चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। और ये टैक्स किस पे लिया जाता था, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो चौथ और सरदेश मुखी था, वो जितने भी वहाँ के मतलब एक तरह से ट्रेडर थे ना, उन पे खास कर लिया जाता था। फार्मर्स वगैरह पे कोई टैक्स नहीं था, जैसे आज के टाइम पे उन्हें भी देना पड़ जाता है, ठीक है। विच फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस। अब देखिए राज बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, कई सारे मूवमेंट करे, जैसे गदर मूवमेंट इन्होंने करवाया था। इंडियन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, सॉरी IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने बनाई थी। INA मतलब इंडियन नेवी नहीं है, आप समझ जाइएगा। INA का मतलब है इंडियन, ठीक है, नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और जो सबसे फेमस है राज बिहारी बोस के लिए, ठीक है, जो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे बनाई थी। उसके बाद इन विच इंडियन सिटी डिड शिवाजी मैरिज। शिवाजी की शादी कौन से शहर में हुई थी? शिवाजी की शादी हुई थी बेंगलोर शहर में, ठीक है। उसके बाद आता है विच ब्रिटिश जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग। ये लगभग बहुत ही नॉर्मल, बहुत ईजी है, जनरल डायर, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के दोषी हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द एवेंज हुज डेथ डिड भगत सिंह शूट एंड किल जनरल साउंडर। देखिए जनरल साउंडर को गोली मार दी थी भगत सिंह ने, ठीक है, और वो किसके बदले के लिए मारी थी ये सबको पता है कि देखिए वहाँ के कोर्ट के बाहर जनरल साउंडर्स को गोली मार दी थी भगत सिंह ने, ठीक है, पर किसका बदला लिया था? तो वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया था, जो लाठीचार्ज में बाद में मारे गए थे। नेक्स्ट आपका कहता है कि विच ऑफ इंडियंस ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर गॉट हिज नेम बिकॉज हिज फैमिली वर ओरिजिनली सेलर ऑफ परफ्यूम। अब देखिए पूछा जाता कि कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिनकी फैमिली परफ्यूम बेचती थी, तो वो थे आपके गांधी जी। और गांधी जी को गंधा जो फूटती था, गंधा, ठीक है, गंधा एक तरह से कहते हैं परफ्यूम था जिनके नाम पे उनका नाम गांधी पड़ गया था, ठीक है, मतलब सरनेम उनका गांधी था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द चिपको मूवमेंट वाज फाउंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये अलग क्वेश्चन है, आपको यहाँ मिक्स हो गया है, याद रखना है। चिपको मूवमेंट वाज फाउंडेड टू सेव ट्रीज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। देखिए जो चिपको मूवमेंट था, अब एक क्वेश्चन बनता है कि चिपको मूवमेंट किस लिए हुआ, तो वो पेड़ों को बचाने के लिए हुआ, ठीक है, और उसको कर्नाटका में किस नाम से जाना जाता था? चिपको मूवमेंट को कर्नाटका में अपिको मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। 41 हिंदू क्लासिक। देखिए पद्मावत, आपको ध्यान हो, एक किस्सा हुआ था रानी पद्मावती का, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वो अपनी कई सारी मतलब जो राजपूत औरतें थी वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है, मास सुसाइड कर लेती हैं, आग में कूद जाती हैं। तो उस पर एक किताब लिखी गई थी, वो थी पद्मावत। वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। किताबे रहला, ठीक है, किताबे रहला एक फॉरेन ट्रैवलर ने लिखी है, ठीक है, उनका नाम क्या था? वो थे इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो रहने वाले थे मोरक्को के, ठीक है, कहाँ के? मोरक्को के, ओके। सॉरी देखिए मैं माउस से लिखता हूँ, थोड़ी राइटिंग ख़राब आती है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि सल्व सूत्र, ठीक है, मैथ की किस ब्रांच के अंदर आता है? देखिए सल्व सूत्र जो आपका आता है वो आता है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। अब ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर ज्योमेट्री के अंदर सल्व सूत्र आता है। उस्ताद मंसूर एज ए पेंटर स्टार्टेड हिज करियर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ विच मुगल एम्परर रेन एज ए माइनर पेंटर। देखिए जो उस्ताद मंसूर थे, जो बहुत बड़े पेंटर हुए, पर शुरुआत में वो भी एक छोटे पेंटर थे, तो उन्होंने किस राजा के अंदर अपनी पेंटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है,
वो थे अकबर। और देखिए अकबर के सिर्फ कुछ ही दिन पहले जब अकबर की डेथ हुई और वो जब राजा से हटे तो उसके कुछ दिन पहले से इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया, मतलब उनकी नज़र में आए थे। नेक्स्ट आपका 45th क्वेश्चन है, द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, 1919 में। व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव? देखिए मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड आपका एक रिफॉर्म आया था, एक बिल आया था 1919 में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखिए अगर उसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव था इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट टू इंडिया। देखिए अब सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हुई, ठीक है, और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो खुद देखभाल करें अपने आसपास के इलाके की, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हम बात करें तो PWD है आपका, म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, आपका पहले क्या था सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट बनी, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट बनी। इस तरह की जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट है उसका रिफॉर्म लाया था 1919 में, ठीक है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जो हमारा इंडिया है जैसा हम देखते हैं उसमें ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ है, ब्रिटेन वालों का। अगर ब्रिटेन वाले इंडिया में कभी आए नहीं होते तो ये सारे रिफॉर्म्स ये भी नहीं आए होते, प्लस जो आंदोलन हुआ वो नहीं हुआ होता, और आंदोलन की वजह से जो जो चेंजेस आए हमारे इंडिया में आज उन्हीं का हमारा कंक्लूजन हमारे सामने है। मैं मानता हूँ कि अगर ब्रिटेन वाले नहीं आए होते तो आज भी हम किसी ना किसी के अंडर गुलाम बन के रह रहे होते। मतलब देखिए पहले क्या था, मुगल के अंदर थे, ठीक है, तो हम वैसे रह रहे होते, पर हम वो हट गए होते, अलग अलग राज्य हमारे बटे होते, थोड़ा चेंज आता हमारे कंट्री में। मैं मानता हूँ कि थोड़ा चेंज आता, पर इतना चेंज नहीं आता कि जितना आज के टाइम पे है, ठीक है। ना हमारा पाकिस्तान अलग हुआ होता, ना बांग्लादेश अलग हुआ होता, चीन के सामने हम कभी लड़ाई नहीं होती, पाकिस्तान आज ये टेररिज्म जो है हमारा वो नहीं शुरू हुआ होता। तो अगर ब्रिटेन वालों ने ये नहीं किया होता ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं हो रही होती, पर जो हो गया तो हो गया। अब देखिए हम सिर्फ उसको देख के ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, वापस नहीं बदल सकते। तो आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं, इन विच ईयर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एज्यूमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक प्लेस। देखिए 1857 का आंदोलन हुआ, आंदोलन में बहुत सारे ब्रिटिश और बहुत सारे आपके इंडियन भी मारे गए। तो उसके बाद ही रानी विक्टोरिया ने जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो अपने अंडर ले ली, ठीक है, 1858 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो तहकीक हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद वाज ए वर्क ऑफ विच फॉरेन ट्रैवलर। देखिए तहकीक हिंद भी वर्क का मतलब हम सीधे सीधे समझे एक ऐसा नोटबुक, ऐसी किताब जहाँ पर जिन्होंने अपने ट्रैवलर उन्होंने अपने बारे में लिखा है, वो है अल बरूनी, ठीक है। हार्टॉग कमीशन, देखिए हार्टॉग कमीशन वाज द रिफॉर्म इन द एरिया ऑफ विच फील्ड। देखिए हार्टॉग कमीशन जो थी वो थी हमारी एजुकेशन, शिक्षा के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेजर कमीशन इन 1902 वाज रिलेटेड टू रिफॉर्म। देखिए अब जो फ्रेजर कमीशन था आपका, मैं आपको अगर एग्जांपल में समझाऊं तो एक फ्रेजर, अगर आप एग्जांपल मान लीजिए एक मशीन है जो करंट लगाती है, ठीक है, वो कौन यूज़ करता है? पुलिस वाले, ठीक है। अब फ्रेजर कमीशन तो किससे रिलेटेड होगी? पुलिस से ही, ठीक है। तो 1902 में जो फ्रेजर कमीशन आया था वो किससे रिलेटेड था? पुलिस से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ये लाया था जो 1848 से, ठीक है, और लगभग 1856, ठीक है, तक आपके गवर्नर रहे थे। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ठीक है, ये भी आपको जानना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी भी राज्य का राजा मर जाता है किसी भी कारण से और वो अपना उत्तराधिकारी नहीं छोड़ कर गया, ठीक है, तो वो राज्य बिना किसी नोटिस और बिना किसी डायरेक्ट एक्शन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या जो कंपनी है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब बात करें हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो देखिए ये जो थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1960 में इनके डलहौजी हाउस में इनकी डेथ हुई थी। ये इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट पे इन्होंने काम किया 1948 से लेके 1856 के टाइम में। इनका जो मेन एक चीज़ याद करने वाली है ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने
लाया था। बाकी मैंने गवर्नर जनरल की एक स्पेशल सी वीडियो जो मैं पूरी बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में नहीं, इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, मैंने गवर्नर जनरल की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई, आप उसमें जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा सारे जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आगे के क्वेश्चंस। हो सकता है मैं एक बार में 50 पूरे कवर कर दूँ, या हो सकता है कि मैं 30 या 20 जितने भी कवर करूँगा आपको वो पता लग जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सॉरी 2 बार मैंने कमेंट लिख दिया है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।